हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज 1 मई 2020 है। हमारे टेबल के ऊपर 5 न्यूज़ आइटम्स हैं और एक स्पेशल टॉपिक है। स्पेशल टॉपिक ऑयल के साथ जुड़ा हुआ है। वैसे तो ऑयल के साथ जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें आप जानते हैं, लेकिन ऑयल की कीमत जब कम होती है तो भारत के लिए कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हो सकते हैं। तो यही नेगेटिव पॉइंट्स को आज हम डिस्कस करेंगे। एमजी नरेगा न्यूज़ में है। कोर सेक्टर के आंकड़ों के ऊपर नज़र डालेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग की कि कैसे हम फॉरेन और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर सकते हैं। क्रिसिल रिसर्च ऑन इंडिया, यहाँ पर भी क्रिसिल ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आंकड़ा प्रोवाइड किया है अबाउट आवर जीडीपी। इसको समझेंगे। और कल आपको याद होगा कि लास्ट टॉपिक हमारा ताइवान के साथ जुड़ा हुआ था। आज भी जो कल का टॉपिक था उसके साथ जुड़ी हुई एक छोटी सी अपडेट है। तो आज भी हमारा लास्ट टॉपिक जो है वो ताइवान के साथ ही जुड़ा हुआ है। आपके लिए एक इम्पोर्टेंट प्रश्न भी है, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को स्टडी आईक्यू के स्मार्ट कोर्स से इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। भारत की बेस्ट फैकल्टीज़ ने इस स्मार्ट कोर्स को डिज़ाइन किया है। ये स्मार्ट कोर्स खास करके सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए है। प्री और मेंस दोनों को कवर करता है स्मार्ट कोर्स। इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन यानी कि ईएमआई का ऑप्शन भी अवेलेबल है। ज़्यादा जानकारी के लिए ऑल यू हैव टू डू इज़ डाउनलोड आवर मोबाइल एप्लीकेशन। लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेकआउट माय टेलीग्राम चैनल। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। जो क्वेश्चन है वो मैं आपको इस टॉपिक के बाद पूछ लूँगा। लेट मी फर्स्ट थ्रो सम लाइट ऑन दिस टॉपिक। डियर फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि सो फार हमने ऑयल की प्राइस जब कम होती है तो भारत के लिए जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उसके बारे में तो हमने चर्चा की है। रेमिटेंस के साथ जुड़ा हुआ एक पॉइंट है जो हम कह सकते हैं नेगेटिव, लेकिन आज कुछ और 3-4 ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरा मानना है कि ये नेगेटिव पॉइंट्स जो हैं या फिर नेगेटिव इम्पैक्ट जो हैं इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। नोज डाइव इन ग्लोबल ऑयल प्राइस, ये अब प्राइस क्यों ड्रॉप हुई है उसके बारे में भी आपको पता है। बिकॉज ऑयल की डिमांड जो है वो ना के बराबर है। बिकॉज कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे देश जो हैं, भारत देश जो हैं वो भी लॉकडाउन में हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक लॉकडाउन की वजह से ऑयल की डिमांड नहीं है, पूरी दुनिया में नहीं है, तो इसकी वजह से ऑयल की जो प्राइस है वो कम हुई है। जब ऑयल की प्राइस कम होती है तो मैक्रो इकोनॉमिक हेल्थ के लिए, यानी कि फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन के लिए, हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए ऑयल की प्राइस कम होना एक अच्छी बात है देश के लिए, लेकिन इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं। पहले तो मैं आपको एक पॉजिटिव आंकड़ा बता देता हूँ कि जब भी पर बैरल में $10 की एक कमी होती है तब भारत का जो ऑयल इंपोर्ट बिल है उसमें $15 बिलियन का ड्रॉप हो जाता है। राइट, ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो आपको समझना चाहिए, आपको याद भी रखना होगा। कई बार आपके जो आंसर्स हैं वो लिखते समय आप इस प्रकार के फैक्ट्स जो हैं इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पूरा आंसर इसी प्रकार के फैक्ट्स और आंकड़ों से भरा हुआ हो। नो, जहाँ पर यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर इस प्रकार के 1-2 पॉइंट्स अगर आप यूज़ करेंगे तो आपका जो वेट है आंसर का वो भी बढ़ जाएगा। तो इस कंटेक्स्ट से आप इसको समझना है, राइट, कि एवरी $10 ड्रॉप इन ऑयल प्राइसेस reduces our oil import bill by $15 बिलियन। फिलहाल ब्रेंट क्रूड की प्राइस क्या है? $20 के आसपास। फरवरी में ये $60 के आसपास थी। तो यू कैन क्लियरली सी कि $30 बिलियन का यहाँ पर हमें $30 बिलियन नहीं, उससे भी ज़्यादा, समवेयर अराउंड $60 बिलियन का इंपोर्ट बिल जो है वो कम हो जाएगा, इज़न्ट इट? अब नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें। एक्साइज और कस्टम्स, सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज और कस्टम्स भी लगाती हैं। इस टोटल एक्साइज और कस्टम का जो भी इनकम है, लेट्स से गवर्नमेंट को टोटल ₹100 मिलते हैं तो इसका 40% जो है वो ऑयल में से आता है। स्टेट गवर्नमेंट का जो टोटल रेवेन्यू है उसका 30% जो है वो उनको ऑयल से मिलता है। फिर ऑयल के ऊपर सेस भी लगाया जाता है, कॉरपोरेट टैक्सेस भी हैं ऑयल की कंपनीज़ के ऊपर, ऑयल की कंपनीज से डिविडेंड भी मिलता है। तो ये सारे इनकम के सोर्स जो हैं वो बंद हो जाएंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट ने इस साल कुकिंग गैस ऑयल में सब्सिडी जो हम देते हैं तो उसमें कुछ 40,000 करोड़ रुपए जो हैं इसकी बचत की है।
ये सारा जो नुकसान हुआ है, तो ये जो यहाँ पर हमने बचत की है वो कोई इस बचत करना अच्छी बात है, लेकिन जो हमने पैसे बचाए थे उससे ज़्यादा तो नुकसान हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव पॉइंट्स, क्योंकि रेवेन्यू कम मिलेगा एक्साइज और कस्टम में से, स्टेट को कम पैसे मिलेंगे, सेस का कलेक्शन कम होगा। फिर जो डिविडेंड मिलता है, बहुत सारी हमारी गवर्नमेंट की ऑयल कंपनीज है, वो जब प्रॉफिट कमाती हैं तो डिविडेंड गवर्नमेंट को देती हैं, तो ये डिविडेंड भी ड्रॉप हो जाएगा, राइट। फिर रिफाइनर्स की बात करें तो उनका भी बहुत बड़ा नुकसान होगा। भारत की गवर्नमेंट की कंपनीज भी रिफाइनरी के बिजनेस में हैं, तो आपने जब ऑयल ख़रीदा था तो ये ऑयल हाई प्राइस में ख़रीदा था, फिर रिफ़ाइन किया उसको तो उसका खर्च हुआ, लेकिन फ़िलहाल ऑयल की प्राइस जो है वो मार्केट में कम है। और याद रखिए कि बहुत सारे देशों के लिए भी हम ऑयल रिफ़ाइन करके दुनिया के अलग अलग देशों को भी पहुंचाते हैं, तो यहाँ पर भी हमारा नुकसान होगा। फिर वेस्ट एशिया, आपको पता है कि ऑयल की इकोनॉमी है यहाँ पर, और ये सारे देश जो हैं यहाँ पर रेगिस्तान है, तो जो हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन होता है बहुत सारी चीज़ों का उतना वहाँ पर नहीं है, इतने इंडस्ट्रियलिस्ट भी नहीं है ये सारे देश वेस्ट एशिया के। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स भारत जो हैं इन सारे देशों को बेचता है, लेकिन यहाँ पर ये सारे देशों का भी नुकसान हो रहा है, तो इनका इंपोर्ट्स कम होगा और हमारा एक्सपोर्ट्स जो हैं इन सारे देशों में कम होगा, तो यहाँ पर भी नुकसान होगा। और रेमिटेंस की बात करें तो यू नो इट वेरी वेल कि बहुत सारे लोग हमारे वहाँ पर काम करते हैं, तो उनका भी सोर्स ऑफ इनकम जो हैं वो डैमेज होगा। तो ऐसा एस्टिमेशन किया जा रहा है कि 23% जो रेमिटेंस यहाँ से इस रीजन में से हमें मिल रहा है, तो उसमें एक 23% का ड्रॉप हमें मिलेगा। तो ये सारे कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं। चलिए मैं आपको प्रश्न पूछ लेता हूँ, वरना फिर मैं भूल जाऊँगा। क्वेश्चन ये है कि कुछ दिनों पहले हमने बात की थी LTRO और TLTRO के बारे में, मैंने आपको थरोली इसको एक्सप्लेन भी किया था। तो बताइए कि TLTRO और LTRO के बीच में क्या डिफरेंस होता है। आई होप आपको इसका आंसर जो है वो पता होगा, खास करके रेगुलर स्टूडेंट्स यू शुड नो कि इसका डिफरेंस क्या है। मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाया था, तो याद करने की कोशिश कीजिए। अगर याद नहीं आ रहा है तो उस वीडियो को या फिर PDF फाइल को देखिए, आपको याद आ जाएगा, और उसके बाद आपका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिए। MG नरेगा जो हैं उसमें बेसिकली गारंटी है 100 दिनों की, कि एक साल में अगर आप काम ढूंढ रहे हैं, अनस्किल्ड लेबर, राइट, जो मजदूरी का काम है, अगर आप ढूंढ रहे हैं और अगर आपको काम नहीं मिल रहा है, तो फिर सरकार आपको एक साल में 100 दिनों का काम जो है वो प्रोवाइड करेगी। अगर सरकार नहीं प्रोवाइड कर पाती है तो 100 दिनों के जो भी पैसे हैं वो पैसे आपको दिए जाएंगे, राइट। ये है MG नरेगा, ये मजदूरों को सपोर्ट करने के लिए एक स्कीम है। अगर कोई नेचुरल कैलामिटी है, कोई सूखा हो गया, ऐसी कोई चीज़ हो गई, तो इसमें यह भी प्रावधान है कि 100 डेज़ को 150 डेज़ में, मीन्स उसके ऊपर और एक्स्ट्रा 50 डेज़ ऐड किए जा सकते हैं, तो टोटल हो सकते हैं 150 डेज़। अब सरकार ये सोच रही है कि कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन हुआ, जो नुकसान हुआ है, तो अब फॉर टाइम बीइंग MG नरेगा के लिए जो दिन है वो 100 से इंक्रीज़ करके 150 से 200 के बीच में कहीं पर रखे जाएँ। बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं वो घर वापस आ चुके हैं, और जब ये लॉकडाउन खुलेगा तो उनको काम की तलाश होगी, तो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि बहुत सारे जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उसके लिए हम उनको बिजी करें, कुछ काम भी हो जाएगा और इसी के साथ साथ उनको एक जॉब भी मिल जाएगी फॉर टाइम बीइंग। तो इट विल बी ए विन विन सिचुएशन फॉर एवरी वन ऑफ अस। 2013 से जो एक एवरेज है कि अप्रैल के महीने में ऑन एन एवरेज जो है 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ लोगों को MG नरेगा के तहत काम मिलता है, लेकिन ये जो लेटेस्ट हमारा ये अप्रैल है तो इसमें 3.4 मिलियन यानी कि समवेयर अराउंड 34 लाख लोगों को ही इसमें काम मिला बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन। फिर कोर सेक्टर के आंकड़ों के ऊपर बात करें तो काफ़ी नेगेटिव हैं, राइट, -6.5%। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द आउटपुट ऑफ 8 कोर इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज श्रैंक बाय अ रिकॉर्ड 6.5, तो ये प्लस नहीं है, यहाँ पर श्रैंक है, यानी कि -6.5%। दैट्स वेरी बैड। क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, फर्टिलाइज़र, स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो नेगेटिव में रहीं। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है जो हैं IIP का 40.27% जो है वो ये 8 इंडस्ट्रीज़ का कंट्रीब्यूशन होता है, और 40.27% ये जो कंट्रीब्यूशन है इस 8 कोर सेक्टर का, अगर ये नेगेटिव में रहेंगे तो ओवरऑल IIP जो हैं
वैसे भी डाउन रहेगा, वी नो इट वेरी वेल, बिकॉज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ना के बराबर हुआ है। तो इसकी इम्पैक्ट, ये जो 8 कोर सेक्टर है, इसकी इम्पैक्ट डेफिनेटली आईआईपी के ऊपर भी हमें देखने को मिलेगी। फूड और फार्मा, ये दोनों ही ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें मैन्युफैक्चरिंग जो है वो चल रहा था। एक डिटेल इन्फोग्राफिक के ऊपर नज़र डालें तो यू कैन सी हियर कि ये जो मार्च 2020 का जो है ये -6.5 है, और अगर आप इसको मार्च 2019 के साथ कंपेयर करें तो इट वाज +5.8। लास्ट ईयर ये प्लस में था, 5.8% था, लेकिन इस साल ये -6.5% तक पहुंच गया है। और क्यों ना हो, कोल को देखिए, कोल पॉजिटिव में है 4.0। बाकी क्रूड ऑयल, ये जो डार्क ब्लू है, नेवी ब्लू, तो ये 2020 का आंकड़ा है एज यू कैन सी हियर, तो -5.5। फिर नेचुरल गैस -15.2, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स -0.5, फिर फर्टिलाइजर्स -11.9, स्टील -13.0, सीमेंट -24.7 और इलेक्ट्रिसिटी है -7.2। तो ये हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे के सारे जो सेक्टर्स है उसके नाम भी आपको पता होने चाहिए। आपको ऐसा आराम से प्रश्न पूछा जा सकता है कि नीचे दिए गए लिस्ट में से आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन सा ऐसा सेक्टर है जो कोर इंडस्ट्री का पार्ट नहीं है, राइट। तो उस टाइम पर आपको ये सारे नाम पता होंगे, तभी आप ऐसे आंसर्स को करेक्टली आंसर, इन सारे प्रश्नों का आंसर जो है वो दे पाएंगे। फिर बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर की एक मीटिंग के बारे में। टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने एक कॉम्प्रिहेंसिव मीटिंग की, जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उनके साथ मीटिंग की, ताकि हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट को और लोकल इन्वेस्टमेंट को भारत की तरफ अट्रैक्ट कर सके। इसी के साथ साथ लोकल इन्वेस्टमेंट और लोकल प्रोडक्शन को कैसे हम, डोमेस्टिक सेक्टर जो है भारत का, उसको कैसे हम जल्द से जल्द रिस्टार्ट कर सके, इसको लेकर एक विचार विमर्श हुआ। निर्मला सीतारमन, पीयूष गोयल साहब और दूसरे हमारे जो दिग्गज हैं उनके साथ बातचीत हुई। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस मीटिंग में ये भी एक पॉइंट को डिस्कस किया जिसको कहते हैं प्लग एंड प्ले। प्लग एंड प्ले का मतलब ये होता है कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास होना चाहिए जो तैयार हो। अगर आपको कोई नया बिजनेस सेटअप करना है तो फिर आपको ग्राउंड जीरो, एक ग्रीन फील्ड, या फिर अगर आपको कोई फैक्ट्री लगानी है तो वहाँ पर आप ज़मीन खरीदेंगे, उसके बाद सारी चीज़ें जो करेंगे, ऐसा नहीं, राइट। शेड्स जो हैं वो ऑलरेडी तैयार हों फैक्ट्रीज़ के लिए, राइट। तो ऐसी सिचुएशन आप तैयार करें, मीन्स ऐसे प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करें कि पूरा एक ऐसा इंडस्ट्रियल जोन जहाँ पर जिन जिन चीज़ों की प्रोडक्शन हो सकती है, तो ऐसे शेड्स तैयार हों, ज़मीन तैयार हों, राइट। इलेक्ट्रिक कनेक्शन, पानी का कनेक्शन, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, ये सारी चीज़ें जो हैं प्लग एंड प्ले होना चाहिए कि अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो वो जल्द से जल्द अपना बिजनेस जो है, अपना प्रोडक्शन जो है उसकी शुरुआत कर सके। तो ऐसी कुछ सिचुएशन, ऐसे कुछ जोन्स जो हैं तैयार करने चाहिए, ऐसी बात इस डिस्कशन में हमें देखने को मिलती है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ट्वीट भी किया, ट्वीट में ये बताया कि इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करने के लिए, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करने के लिए एक मीटिंग की, और उन्होंने प्रोएक्टिव अप्रोच के बारे में भी बताया है कि बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिनकी आपको थोड़ी मदद करनी पड़ेगी, तो ये सारी चीज़ें भी हमें करनी चाहिए। फिर क्रिसिल रिसर्च, एक इंडियन एनालिटिकल कंपनी है क्रिसिल रिसर्च, और इस रिसर्च या फिर इस कंपनी की रिसर्च ये है, इसका डेटा ये है कि कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन हुआ है तो भारत की जीडीपी का 4% जितना हमें परमानेंट लॉस जो है वो झेलना पड़ेगा। परमानेंट लॉस, इसका मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जिनमें नुकसान हो गया तो हो गया, अब आप उसको रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे, फॉर एग्जांपल लेट्स से ह्यूमन आवर्स, आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जांपल। ह्यूमन आवर्स, एक बार देश पूरा लॉकडाउन में था तो हमारी जो कैपेसिटी थी ह्यूमन आवर्स जो हैं, तो ये जो हमारी जो एक कैपेसिटी है, मीन्स लोगों को काम करने की जो क्षमता है वो अब चली गई तो चली गई ना, अब यू कैन नॉट ब्रिंग बैक दैट टाइम। इन द सेम वे जो 4% जितना नुकसान हुआ है, जो नुकसान होगा, ये ऐसा होगा कि हमारी जीडीपी का 4% जितना जो नुकसान है वो हम वापस कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। तो दैट्स ए मैटर ऑफ कंसर्न, और 4% हमारी जीडीपी जो है, दैट्स ए बिग अमाउंट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर। 2020 में हमारा ग्रोथ जो है ये 0.2% जितना होगा, और क्रिसिल ने यह भी वार्निंग दी है कि अगर 3 मई से ज़्यादा लॉकडाउन को एक्सटेंड किया गया
तो ये .2 जो है वो ज़ीरो और नेगेटिव में भी हो सकता है। और जब मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ डियर फ्रेंड्स, तो लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि लॉकडाउन 3.0 जो है इसकी शुरुआत हो चुकी है। 2 हफ्तों के लिए एक्सटेंड किया गया है, तो समवेयर अराउंड 17 मई तक लॉकडाउन जो है वो चलेगा। रेड, ग्रीन और येलो ये 3 जोन्स जो बनाए हैं, तो उसमें लॉकडाउन जो है वो 17 मई तक चलेगा। उसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स जो है वो उसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो भी मेरे एक कलीग लेकर आएंगे, तो उसमें और ज़्यादा डिटेल्स हमें मिलेगी। मैंने ऊपर से ये खबर पढ़ी थी बिफोर रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। इसी के साथ 2021-2022 के बारे में ये बताया है कि भारत की इकोनॉमी जो है उसको कैचअप करने के लिए 7% से हमें एक्सपांड होना होगा। और ये जो लॉस हुआ है, अगर इस लॉस को हम अचीव करना चाहते हैं, अचीव इन द सेंस वापस जो लॉस हुआ है उस नुकसान में से चीज़ें बैक टू नॉर्मल लाना चाहते हैं, या फिर उस नुकसान की भरपाई करना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, देन 2021 से 2024 तक भारत को 8.5% के रेट से एक्सपांड होना होगा, जो फ़िलहाल तो बहुत ही डिफ़िकल्ट लग रहा है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट 11% हमारी जीडीपी का 11 से 11.5% तक का हो सकता है इन 2020-2021। ये लास्ट ईयर 9.5 था, इसमें 1-2% बढ़ जाना जो है ये एक बहुत बड़ी बात होती है। मूविंग ऑन टू लास्ट आइटम ऑफ द डे, एफडीआई फॉर ताइवान इन्फ्लोज। इसके ऊपर यही एक छोटी सी अपडेट है कि ताइवान से जो इन्वेस्टमेंट आएगा उसको चाइना से आए हुए इन्वेस्टमेंट की तरह नहीं देखा जाएगा, राइट। उसको जब पहले ट्रीटमेंट मिलती थी वही ट्रीटमेंट मिलेगी। और ये सारी चीज़ें इसलिए की है ताकि ये जो एक अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर है वो ना हो पाए। तो जो देश हमारे साथ लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं उसमें चाइना है, तो इन्हीं सारी देशों के ऊपर ये चीज़ एप्लीकेबल है। जो नए एफडीआई के रूल हैं उन्हीं देशों के ऊपर एप्लीकेबल हैं। इसके बारे में क्लैरिटी दी है सरकार ने। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।